एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ये जो है ये क्वांटिटेटिवली एनालिसिस मेथड है। इसमें हम जो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन है इसमें दो मेथड्स करेंगे, एक तो होगा ड्यूमा मेथड, नेक्स्ट होगा केजल-डाल्स मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन से। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला मेथड होता है ड्यूमा मेथड। तो इसमें हम जब एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन की तो ड्यूमा मेथड में हम इसमें जो एप्लीकेबल होते हैं, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इस मेथड उसके लिए यूज होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और कितनी नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, वो जो मेथड होगा वो जो पहला मेथड है वो ड्यूमा मेथड है। ड्यूमा मेथड के थ्रू इस मेथड में क्या होगा, इसका प्रिंसिपल जो होगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर नोन मास यानी कि एक पर्टिकुलर नोन मास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे हम हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, यानी एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो इसमें होगा, और उसमें से जो प्योर CO2 है वो पास की जाएगी। और जो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर अगर हमारे ऑर्गेनिक में कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन H2O में, और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा कि सपोज कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर H2O बना लेगा। और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर N2 गैस बना लेगा। ठीक है, N2 गैस बनाएगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, यहाँ पे जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होंगे, ये जो कॉपर जनरेट होगा इन रिएक्शंस में से, फिर से कॉपर के साथ मिलके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और कॉपर ऑक्साइड फिर से सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस मेथड से हम नाइट्रोजन को सेपरेट करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि प्योर CO2 हमारे पास एक फर्नेस में, ये ट्यूब की टाइप का है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको बीच में एक फर्नेस में से लगाया जाएगा, यहाँ से प्योर CO2 यहाँ से पास की जाएगी। अब इसमें अलग अलग चैम्बर्स बने हुए होते हैं अलग अलग चीज़ों के, यानी कि इसमें जो अपर्चर्स यूज़ किए जाते हैं वो 3 तरह के अपर्चर्स होते हैं। एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर, एक होता है कंबस्शन ट्यूब, और एक होता है हमारे पास स्किफ नाइट्रोमीटर। तो ये तो हमारे पास कंबस्शन ट्यूब है। यहाँ पे जो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर से जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर जो कि CO2 की जो हमें ज़रूरत पड़ती है ये प्रोड्यूस करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो इस टाइम पे से इसे जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें से जो प्रोड्यूस होते हैं अगर, तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब इसमें गैस को प्रेफर किया जाता है बबलिंग की फॉर्म में, और इसको फिर इसमें से, यानी कि हमारे जो ट्यूब होती है, जो हमारे पास कंबस्शन ट्यूब होती है, इसमें से पास किया जाता है। नेक्स्ट होती है हमारे पास कंबस्शन ट्यूब। ये जो होती है कंबस्शन ट्यूब होती है। इस कंबस्शन ट्यूब में सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड के गेज होते हैं। अब ये जो ट्यूब है ये एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है जो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसका जो डायोमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। इसे हम पैक करते हैं, इसमें क्या होता है, पैक्ड होती है। तो इसमें सबसे पहले ऑक्साइड्स होते हैं कॉपर के, यानी कॉपर ऑक्साइड जो कि गेज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो गेज होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो वापस से बैक डायरेक्शन में ना जाए कंबस्शन के ड्यूरेशन में, तो उसको प्रिवेंट करेंगे बैक डायरेक्शन में जाने से। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है वो डाला जाता है। कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर जो होता है, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सब्सटेंस होते हैं। थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और कोर्स। इसका काम कर, जो कोर्स होता है कॉपर ऑक्साइड की, उन्हें आधी कंबस्शन ट्यूब में फिल किया जाता है। ठीक है, इसको हम फिल करते हैं, और इसके बाद लास्ट में जो होता है वो रिड्यूस्ड कॉपर गेज होता है। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में।
जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कंबशन की ड्यूरेशन में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको क्या करता है, कंबशन करता है और प्रिवेंट करता है गैसेस को फिर यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से। अब देखिए नेक्स्ट में होता है हमारे पास, जो ये तो हमारे हो गए, सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर और कंबशन, सेकंड कंबशन ट्यूब की। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्किफ नाइट्रोमीटर। स्किफ नाइट्रोमीटर क्या होता है, इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसमें KOH सॉल्यूशन होता है, 40% KOH सॉल्यूशन होता है। इसके नीचले वाले पार्ट में मरकरी फील्ड होती है, मरकरी सील होती है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये स्कफ नाइट्रोमीटर होता है। मरकरी बॉटम में होती है जो प्रिवेंट करती है इस चीज को कि ये जो बीच में KOH सॉल्यूशन डाला जाता है ये क्या करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। इस वजह से मरकरी उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से प्रिवेंट करती है। और जो दोनों CO2 और H2O, जो कि यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ से CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं कंबशन के ड्यूरेशन में, तो वो KOH सॉल्यूशन क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो नाइट्रोजन यानी N2 गैस प्रोड्यूस होती है वो उसके सरफेस पे ऊपर डायरेक्शन में कलेक्ट हो जाती है, उसे मेजर किया जाता है, केयरफुली उसे निकाल लिया जाता है। तो ये इसका मेथड होता है। तो इसमें भी KOH सॉल्यूशन की फिलिंग होती है। तो इस तरह से हम इसे क्या होगा, सेपरेट करते हैं। यहाँ से KOH सॉल्यूशन को भी सेपरेट कर लिया जाता है और नाइट्रोजन को केयरफुली निकाल देते हैं। ये तो हो गया हमारा ड्यूमा मेथड। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम सपोज कीजिए कि हमने सब्सटेंस लिया है, उसका जो मास है वो W ग्राम है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी नाइट्रोजन की जो कलेक्ट होगी वो 20 सेंटीमीटर क्यूब होगी। इस टाइम पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है pmm और जो रूम टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस है। अगर एक्वस टेंशन जो कि T डिग्री सेल्सियस पे से स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होगा डाई नाइट्रोजन गैस का वो होगा जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस जो एक्वस टेंशन है यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p। इसके अगर इसमें कन्वर्जन करते हैं वॉल्यूम को एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वॉल्यूम STP में, तो इसमें P1 क्या आएगा, P1 जो कि ये होगा कैपिटल P माइनस स्मॉल p mm में। वॉल्यूम 1 20 सेंटीमीटर क्यूब है जो वॉल्यूम है, और T1 जो हमारे पास टेम्परेचर होता है T1 वो 273 प्लस T केल्विन में है। नेक्स्ट है अगर STP में देखें तो P2 का प्रेशर 760 mm होता है, V2 हमने कैलकुलेट करना है और T2 273 केल्विन होगा। अगर इस रिलेशनशिप को हम अप्लाई करें यानी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये हमने पहले भी किया है, तो यहाँ पे हमने V2 को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने V2 को कैलकुलेट करना है और बाकी सब की वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम इजीली V2 को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये ड्यूमा मेथड की कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा केजल-डाल्स मेथड। इस मेथड में क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इस मेथड का यूज नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इन सब के एस्टिमेशन के लिए। तो ये जो मेथड है नाइट्रोजन को तो हम इसे डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये मेथड उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता जो नाइट्रोजन रिंग में कनेक्टेड होती है, या जैसे कि पायराइडाइन जो कि रिंग में कनेक्टेड होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर वो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक होती है ऑक्सीजन एटम के साथ, उसके लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। या फिर जो नाइट्रोजन एटम एंजो की फॉर्म में होती है, एंजो कंपाउंड यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, उसके लिए भी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो केजल-डाल्स मेथड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसे हम हीट करते हैं, किसमें, ये जो हमारे पास एक ट्यूब होती है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट होता है, K2SO4 और CuSO4 प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लास्क होता है ये केजल-डाल्स फ्लास्क इसे बोला जाता है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बनता है ये केजल-डाल्स सॉल्यूशन होता है।
जिसे हीट करके बनाया जाता है। जब इसे हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में, और मरकरी भी होती है, एक लॉन्ग नेक फ्लास्क ट्यूब जिसे केजलडास फ्लास्क कहा जाता है, और पोटेशियम जो सल्फेट होते हैं वो रेज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को H2SO4 के, और इंश्योर करते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन हो। तो कॉपर सल्फेट और मरकरी कैटलिस्ट का काम करते हैं इस रिएक्शन में, जिससे हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ये केजलडास सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन को फिर से दूसरे जो फ्लास्क होता है उसमें डाल दिया जाता है, यानी यहाँ से जो केजलडास सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन को दूसरे में डाल दिया जाता है, और इसमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। जब ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे हीट किया जाता है तो यहाँ से अमोनिया यानी NH3 और प्लस स्टीम क्रिएट होती है, और ये जो अमोनिया और स्टीम होती है इसे कंडेंसर में डाला जाता है। कंडेंसर में यहाँ पर एक साइड पे टैप लगी हुई होती है, यहाँ से वाटर जाता है और उससे दूसरी साइड से इसको सिंक कर दिया जाता है, क्योंकि जो अमोनिया और स्टीम जाती है इसको कंडेंस करता है, कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे पास जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो होती है, जो स्टैंडर्ड एसिड होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इस फ्लास्क में H2SO4 के साथ मिलती है और NH4 बनती है। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना है ना, केजलडास सॉल्यूशन होता है जिसको दूसरे में डाला जाता है, और ये फिर अब यहाँ पे NaOH प्रेजेंट है इसके साथ मिलता है तो Na2SO4 H2O और अमोनिया बनाता है, यानी अमोनिया और स्टीम जो होती है वो कंडेंसर में चली जाती है। ये जो NH3 है ये फिर अगर H2O के साथ H2SO4 के साथ मिलता है तो फिर से यही सॉल्यूशन आता है, इससे फिर से क्या होगा, NaHO साथ मिलकर फिर से अमोनिया क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो H2SO4 है अगर ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ मिलता है तो Na2SO4 और प्लस H2O जनरेट करेगा। तो हमने क्या प्रोड्यूस किया, अमोनिया और H2O प्रोड्यूस करना है, यानी कि स्टीम प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया और स्टीम प्रोड्यूस होती है, और ये दोबारा कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, अमोनिया अगर फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है फिर से ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है तो फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करके ये फिर से अमोनिया बन जाता है। तो ये अब हम देखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सल्फर जो कि कैरियस मेथड होता है। कैरियस मेथड हम लास्ट टॉपिक में भी किया है हमने। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंट में। तो इसमें कैरियस ट्यूब का यूज किया जाता है। कैरियस ट्यूब जो कि लॉन्ग ट्यूब होती है, 20 सेंटीमीटर वाइड होती है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, हमने लास्ट टाइम ये किया था। तो अगर हमारे ऑर्गेनिक सल्फर तो प्रेजेंट है ही है क्योंकि हम एस्टिमेशन ऑफ सल्फर कर रहे हैं। अगर कॉपर प्रेजेंट है, सपोज कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो कॉपर ऑक्सीजन यानी कि HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, जिसके साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेता है और हाइड्रोजन H2O बना लेता है। और ये जो सल्फर होता है, ये जो H2O प्रोड्यूस होती है और इसके साथ जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम HNO3 से जो मिलती है, नाइट्रिक एसिड से मिलती है, ये क्या होती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से बना लेता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड BaCl2 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बेरियम सल्फेट और HCl प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक क्यूरियस ट्यूब है, ये जैसे कि मैंने बताया था ये हार्ड ट्यूब होते हैं, बाहर फर्नेस होता है, बाहर आयरन की ट्यूब होती है, अंदर एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, इसे क्यूरियस ट्यूब बोलते हैं। इसमें कुछ एक और छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इसमें फ्यूम HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में से ही उसे जो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होता है उसे ऑक्सीजन मिलती है। तो कार्बन इसकी HNO3 की ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2O और सल्फर H2SO4 बनाते हैं, तो जिससे हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बनता है। अब यहाँ से हमारे पास व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं।
ये जो BaSO4 की प्रेसिपिटेशंस होती हैं ना, यहाँ से जो प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उनका वेट कर लिया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। तो अगर इसकी कैलकुलेशन देखेगी, हमारे पास जो मास होता है सब्सटेंस का वो W ग्राम होता है। अगर जो BaSO4 प्रेसिपिटेशन बनती हैं वो X ग्राम बन रही हैं, और जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो Y ग्राम फॉर्म हो रहा है। अगर BaSO4 के 1 मोल की बात करें तो 1 मोल BaSO4 में 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर है। तो BaSO4 का टोटल मास कितना होता है? जो Ba का 137, सल्फर का क्या नाम है 32, और ऑक्सीजन का होता है O4 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 233 ग्राम आ जाएगा। तो BaSO4 में सल्फर कितना होगा? सल्फर 32 अपॉन 233 मल्टीप्लाई बाय x ग्राम यानी BaSO4 का जो मास फॉर्म हुआ है। तो मास ऑफ सल्फर जो प्रेजेंट है वो W ग्राम होगा। W ग्राम ऑफ कंपोनेंट में जो परसेंटेज होगी सल्फर की वो 32x अपॉन 233 100 अपॉन W के इक्वल होगी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो परसेंटेज है 32 अपॉन 233 और मास ऑफ BaSO4 जो कि फॉर्म हुआ है, और जो मास ऑफ सब्सटेंस जितना हमने लिया है इनटू 100, जिससे हमारे पास सल्फर की परसेंटेज निकल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।